बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चीन के दौरे पर हैं और बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया। वज़ीर आज़म का चीन का ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बहुत बड़ी एंटिटीज़ ने विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया हुआ है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने बरादर मुल्क के साथ खड़ा है और इस बात का इजहार भी कर रहा है कि कोई भी सूरत हाल हो और कोई भी मामलात हो, पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा है। और इस हालिया दौरे को अहमियत का हामिल इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि सी पैक के हवाले से बहुत से मामलात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहुत सारी मुलाकातें करेंगे और तजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होंगी और इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से इस दौरे को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हो चला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चीन के दौरे पर हैं और दूसरी जानिब यहाँ जो है दहशतगर्दी के मामलात बढ़ चुके हैं और ताने बाने जाके मिलते हैं भारत के साथ। और हमेशा की तरह भारत की जो साजिशें हैं वो जारी और सारी हैं और भारत चाहता ही यही है कि खित्ते में किसी तरीके से इंस्टेबिलिटी हो। और इस तमाम सूरत हाल के जो असरात हैं वो इस दौरे पर क्या मुरतब होंगे और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो कितने मजबूत होंगे, आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के जो वार हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चला है, केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और ओमिक्रॉन के जो ज़ेली वेरिएंट हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो देखना यह है कि हमें इनसे किस तरीके से निपटना है। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। और तिब्बी मामलात के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि जो अवाम है वो बेहतियाती कर रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव जो है दीगर कोरोना वायरसेस के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमें इस फैलाव को कम करने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हालिया दौरे चीन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बड़ी एंटिटीज़ ने बायकॉट भी किया जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है अपने आयरन ब्रदर के साथ खड़ा रहा और इस मजबूत अज़्म के साथ कि चीन के साथ हर सूरत हाल में हम खड़े होंगे और इस मौक़िफ़ को भी अपनाते हुए कि खेलों से जो गंदी सियासत है और मुफादात की सियासत है इसको दूर रखा जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पे अभी विंटर ओलंपिक्स है और विंटर ओलंपिक्स से पहले हमने देखा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इस किस्म के बयानात आए कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इसका बाइकआउट करेंगे क्योंकि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीन के हवाले से। तो एक तरह से बुनियादी मकसद ये था कि ये एक ग्लोबल इवेंट है और इस मौके के ऊपर चीन की सुबकी की जाए, उसको शर्मिंदा किया जाए। और इसी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि चीन के अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन के अंदर जो सिंकियांग में हो रहा है उस हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पर अलमिया ये है कि ये वही ताकतें हैं ये कहती हैं कि चीन के अंदर से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, उसके ऊपर ये लबकुशाई नहीं करते। तो इससे तो ये बिल्कुल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऐसे मौके के ऊपर वहाँ पे दौरा करना ये बड़ी सिग्निफिकेंट का हामिल है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि अगर आप चीनीज़ राय ब्लाग को देख लें, उनके मीडिया को देख लें, तो उसके अंदर खुसूसी तौर पे इस किस्म के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर उनकी खेल के टैलेंट की वजह से जाना जाता है, क्रिकेट की वजह से जाना जाता है, उनका ओलंपिक्स में आना, विंटर ओलंपिक्स में आना एक तरह से बहुत बड़ी चीन की, जिसे आप कह सकते हैं, इखलाकी फतह है। तो जहां पे पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है, चीन को भी इस चीज का इदराक है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वहां पे आना कितना इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वहां पे हैं, आपको पता है कि रूस के सदर भी वहां पे हैं। तो एक तरह से इन दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रूस के सदर की जानिब से एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि इस मौके के ऊपर हम चीन के साथ हैं और चीन के इन दोनों ममालिक के साथ जो गहरे ताल्लुकात हैं ये उसकी भी अक्कासी करता है। अच्छा, अतर काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि वाकई वज़ीर आज़म का दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें तय हैं चीन के सदर से, शी जिनपिंग से, और जो वज़ीर आज़म है उनके साथ जो बज़ाते खुद मुलाकातें हैं, उनको कितनी अहमियत का हामिल देख रहे हैं?
देखिए, आपको पता है कि 2 साल के बाद सदर शी जिनपिंग बैनुल-अक़वामी लीडर्स से मिल रहे हैं, सदर पुतिन वहाँ पे आए हुए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ पे पहुंचे हैं, तो जो इमरान खान साहब की उनसे मुलाकातें होंगी, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें सी-पैक के हवाले से गुफ्तगू होगी, कुछ नए मंसूबों के हवाले से गुफ्तगू होगी, और वहाँ पे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब करना है, बातचीत करनी है, और खुसूसन इस हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो सिर्फ चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हैं। उनको बताया जाएगा कि किस किस्म की तरजीहाती बुनियाद के ऊपर उनको यहाँ पे सहूलतें दी जाएंगी। तो बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो दौरा है उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बड़ा अहम फैक्टर है, और हम देखेंगे कि बहुत सारे मंसूबों के ऊपर, बहुत सारे अहम मुआहदों के ऊपर वहाँ पे दस्तखत भी होंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाके जो बात भी की है, उसमें पहली बात उन्होंने यही की, जो उन्होंने बयान दिया कि मुझे अपनी इकोनॉमी, अपनी इक्तिसादी जो हालत है उसके हवाले से मेरी जो तरजीहात हैं और मेरी कोशिश है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी के हवाले से सदर काज़मी साहब, आप इसे इंतहाई जबरदस्त किस्म का दौरा देख रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि कितने कवी इम्कानात हैं कि जो $3 अरब कर्ज मिलने की हमें ख्वाहिश है और हमारी वो उसके लिए हमने तैयारी भी की हुई है, वो मिल सकते हैं इस दौरे के साथ अगर वाबस्ता किया जाए इस तमाम सूरत हाल को? तो देखिए, यहाँ पे इस दौरे के दौरान जो बातचीत होगी वो तकरीबन $28 अरब के मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर बात होगी। उसमें आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ मंसूबे हैं, कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट वगैरह है, जो हमने कर्जे का वापस देना है, उसमें कमी की बात होगी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ किसी 1-2 अरब कर्जे की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये दौरा अभी शुरू हुआ है, अब ये दौरा कितना कामयाब होगा, इसके कितने मुस्बत नताइज मिलेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो तरजीहात हैं इस हुकूमत की, उसको देख के ये लगता है कि इकोनॉमी फर्स्ट होगी वहां पे, और इसी के ऊपर बातचीत होगी खान साहब की जानिब से। अच्छा अतर काज़मी साहब, सी-पैक जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, तमाम दुनिया की भी नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं। अगर बड़ी एंटिटीज को देखा जाए, भारत को भी देखा जाए, तो वो सी-पैक को लेकर हमेशा से साजिशें करता रहा है, और इस मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी फरमाया कि जो सी-पैक है वो कई मुआशी मंसूबों की बुनियाद रखता है। तो इस दौरे में सी-पैक के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आ सकती है? देखिए, इस दौरे के अंदर ऑब्वियसली सी-पैक, अगर जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो सी-पैक उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, और इस दौरे के अंदर सी-पैक के हवाले से जो मंसूबे हैं उसके ऊपर भी बातचीत होगी। स्पेसिफिकली ये हुकूमत की जानिब से जो इलामिये वगैरह भी जारी किए गए, उसमें बार बार सी-पैक का जिक्र आया, बलोचिस्तान का जिक्र आया। और आपने देखा होगा कि खान साहब के दौरे से पहले गुज़िश्ता एक दो दिन के दौरान हमने देखा कि अनफॉर्चुनेट किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए बलोचिस्तान के अंदर। तो जिन कुव्वतों की जानिब आपने इशारा किया, जिनको तकलीफ है इस सारे अमल से, उन्हीं की जानिब से इस किस्म के हमले करवाए गए बलोचिस्तान के अंदर। बेसिकली तासुर ये देना था कि चाहे वो सी-पैक हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, वो महफूज नहीं है। आप सी-पैक से भी पीछे हटें, आप वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट भी ना करें। तो इसी वजह से सर, यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, तो वापस आते हैं तो जरा जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात भी बढ़े हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चीन के दौरे पर हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए हैं। तो क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर हैं और मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात भी बढ़े हैं। ब्रेक से पहले हम इसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, फरमाइएगा, जैसे आपने भी बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से बात की, और नोशकी और पंजगोर में हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है अटैक किया गया और भारत मुलव्वस निकला, हमेशा की तरह जो है भारत से ताने बाने जाके जुड़ गए। तो वज़ीर आज़म साहब का चीन का दौरा और फिर साथ ही यहाँ पर होने वाली बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात, जो इनके दरमियान टाइमिंग है, वो क्या हमारे जो ताल्लुकात हैं और ये जो दौरा है इसके ऊपर असरात मुरतब कर सकते हैं? देखिए जी, यकीनन आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उसको रिटर्न मिले, उसको पैसा उसका वापस मिले और मुनाफा मिले। कोई चैरिटी तो है नहीं है कि वो आके यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो बुनियादी मकसद तो कारोबार करना है। अगर कारोबारी किसी भी शख्स को ये पता चले कि वहां पे मेरा पैसा महफूज नहीं है, वहां पे माहौल इस किस्म का है, तो उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि हमने देखा कि हमेशा इस तरह के अहम मौकों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां
करते हैं। कुछ मौकों के ऊपर तो चाइनीज नेशनल्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, उनके कौंसल खानों को टारगेट किया गया। तो बुनियादी मकसद यही है कि उनको मुतनफर किया जाए और उनको रोका जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करें। लेकिन इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो इतने ज्यादा अलाइड हो चुके हैं, इतने ज्यादा एक दूसरे से मिल चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं उनसे कोई बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ेगा। दोनों ममालिक का जो रिजॉल्व है, जो उनका अज़्म है, उसमें मजीद हम देखेंगे कि इजाफा होगा और हम आने वाले दिनों में हमें यह ताउन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि नाक़दीन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी के साथ मुज़ाकराती अमल की बातें होती रहीं और फिर उसके बाद आज शेख साहब ने यह भी कह दिया किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हैं और जो उन्होंने हमसे बातें कही वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। तो इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल में हमें जाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि वही जो हमने पहले स्ट्रेटजी इख्तियार की थी उसी के ऊपर कायम दायम रहना चाहिए था। और अभी जो सियासी लोग हैं, सियासतदान हैं, दीगर पार्टियों के रहनुमा हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि नेशनल एक्शन प्लान नाफिज करने में हम जो है नाकाम रहे हैं, इस वजह से ये मनफी असरात का जो है हमें सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक टीटीपी से बातचीत का ताल्लुक है, ऑब्वियसली इस हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे यहाँ पे जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं, हमारी दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। तो इस हवाले से लोगों के जज्बात जो हैं उसको भी समझने की जरूरत है। और हुकूमत की जानिब से जब ये कहा गया कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो यकीनन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ और बहुत हद तक जायज हुआ। वो लोग जिन्होंने हमारे जवानों के गले काटे, वो लोग जिन्होंने हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेले, क्या उनके साथ हम बैठ के उनको लेजिटिमेसी देंगे? दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात उसके साथ होते हैं जो आपकी बराबरी का हो। आपने एकदम से एक रियासत को एक दहशतगर्द गिरोह के साथ बैठा के एकदम से उनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, तो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है, हुकूमत के ऊपर जो तनकीद होती है, मेरे ख्याल में काफी हद तक जायज है। लेकिन दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर हमने चीजों को इस तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये इसी तरह चलती रहेंगी और कब तक हम इसका मुकाबला करते रहेंगे। तो एक ये कोशिश भी है कि बातचीत से ये मसला हल हो जाए। लेकिन अख्तर काज़मी साहब, ये आप दूसरा मौक़िफ़ दे रहे हैं, अगर इस मौक़िफ़ को देखा जाए तो पहले ये वाक़यात नहीं थे। अचानक से जब मुज़ाकराती अमल और फिर उसके अंदर तातुल और फिर ये बज़ाहिर ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं बैकडोर में अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए मुज़ाकराती अमल चल रहे हैं और फिर ये बलूचिस्तान वाला वाक़या और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन के लोगों को मिलाने की कोशिश और इस तरह के वाक़यात, तो क्या ये इस बात की गमाज़ी नहीं करता कि हमें वही स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए जो पहले थी? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि वो पहले जब तक हम उनसे ताकत का इस्तेमाल करते रहे तो उसी में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। यहाँ पे समझने की चीज ये है कि अगर कोई जोग्राफियाई आपका तनाज़ा है ना, किसी टेरिटोरियल कोई डिस्प्यूट है कि इस जगह का डिस्प्यूट है, तो वो तो मुज़ाकरात के जरिए आप हल कर लेते हैं। लेकिन इंसानी तारीख में कोई भी तनाज़ा जो नजरियाती तनाज़ा हो वो मुज़ाकरात से हल नहीं होता। उनकी नजर में तो मैं और आप मुसलमान ही नहीं है, उनकी नजर में तो हमारे जो जवान है खुदा न खास्ता वो मुसलमान नहीं है, उनकी नजर में तो हमें मारना जायज है। तो उनसे आप किस तरह मुज़ाकरात कर सकते हैं? उनको आप किस तरह कायल करेंगे? उनके नजरियात को आप किस तरह तब्दील करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो हुकूमत ये समझती है कि आप मुज़ाकरात से उनको कायल कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि इसको वो हमारी कमजोरी के तौर पर ले रहे हैं। और फिर आपने भी जिस तरह इशारा किया कि पाकिस्तान के अंदर हमलों में इजाफा हुआ, तो इस हवाले से जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत है, उनको कोई दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वो इशू है कि ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, हमारे मुस्तकबिल का मसला है। इसके ऊपर दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ आए, यहाँ पे आए बाएं शाएं और अगर लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस तमाम सूरत हाल में जो ताने बाने हैं वो भारत से जुड़े, हैंडलर भी वहाँ पर और तमाम मामलात में भारत हमेशा मुलव्विस पाया जाता है। अभी इस दौरे के हवाले से भी बात करूँगा इसी मामले के साथ जोड़ते हुए कि भारत का बाइकॉट और पाकिस्तान हमेशा की तरह वहाँ पर मौजूद है चीन के साथ। तो इस तमाम सूरत हाल से खित्ते में क्या तब्दीली देखते हैं और खित्ते की सियासत पे क्या असरात मुरतब होते देखते हैं? देखिए, खित्ते के अंदर अब आपको पता है कि मगरिब की ये कोशिश है कि वो भारत को सामने लेके आए और रीजनल हेजमोनी उनकी कायम करे। अगर हेजमोनी कायम नहीं कर सकते, उनकी बर्तरी कायम नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको इस पोजीशन के अंदर लाके खड़ा कर दिया जाए कि वो चीन के सामने खड़े हो जाए और चीन इस खित्ते के अंदर ही तनाजात में फंस जाए और इस खित्ते से बाहर ना निकल सके। यही हमने देखा कि एक और माहिदा हुआ बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका के माबैन, उसके अलावा क्वाड का माहिदा आपके सामने है। तो भारत को तो
इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट हासिल है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि चीन को किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन आपको पता है कि ये खिता हो या आलमी सतह के ऊपर हो, चीन का एक अपना असर और रसूख है, और चीन की जो पिछले 2 दहाइयों के दौरान जिस किस्म की उन्होंने तरक्की की है, मुझे नहीं लगता कि भारत हो या कोई और मुल्क हो वो उनको रोकने में कामयाब होगा। लेकिन हाँ, जिस तरफ आपने इशारा किया, खित्ते के अंदर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ फैल सकता है, खित्ते के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि जिस तरह माजी में हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो वो इस किस्म की हरकतें कर सकता है भारत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अरसा वो इसमें कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई इस किस्म की कंपेन चला सकेंगे कि जहां पे वो ये समझें कि पूरे खित्ते को वो आइसोलेट कर दें और सिर्फ भारत इसमें तरक्की करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। सबको मिलकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। सबको सोचना चाहिए कि हमारे इतनी बड़ी इधर आबादी है दुनिया की, तो क्या वजह है कि हम आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। दूसरी तरफ यूरोप वाले जो एक दूसरे के गले काट रहे थे 70 साल पहले, अब वो मिल के इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन उन्होंने बनाई हुई है, तो लड़ाई में किसी का भी फायदा नहीं है। हम बराबरी की सतह के ऊपर अमन चाहते हैं और उम्मीद ये अच्छा सर, वक्त कम रह गया, आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा, शॉर्ट सा पॉइंट लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में जिस कदर मजबूती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का कल इस्तकबाल हुआ, तो सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी तनकीद की गई और उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पहले से प्रोटोकॉल तय होते हैं और सबको पता होता है कि कौन आएगा और कौन उसको रिसीव करेगा। सोशल मीडिया पे तो आप चलें तो वहां पे तो तरह तरह की खबरें चलती रहती है। मैं इसको खास अहमियत नहीं देता। वो जिसे कहते हैं ना, प्रूफ जो होता है वो पुडिंग के अंदर होता है। जब सारी फाइनल चीजें होंगी, मुआहदे सामने आएंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये दौरा कामयाब रहा या नाकाम हुआ। सही, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। और देखना यह है कि ये दौरा जो है कितनी अहमियत का हामिल साबित होता है, और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई मजबूत हैं, और पैक और हमारी इकॉनमी के लिए मस्बत असरात लेकर आएगा ये दौरा। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे ओमिक्रॉन के जो वार हैं वो बढ़ने लगे हैं और बेहतियाती भी बहुत ज्यादा होने लगी है, और क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है ओमिक्रॉन से बचने के लिए, इसके ऊपर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, अब बात करेंगे जरा कोरोना की जो 5वीं लहर है, इसके वार बढ़ने लगे हैं और तशवीशनाक हद तक केसेस में इजाफा भी देखा जा रहा है। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, और कौन कौन से वेरिएंट सामने आ रहे हैं? मजीद इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर PKLI हैं और माहिर तिब्बी अमूर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के वार बढ़ने लगे हैं और कितना तशवीशनाक देख रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ओमिक्रॉन, क्योंकि शरह अमवात में उतना उस हद तक इजाफा नहीं है। लेकिन अभी हालिया दिनों में ही केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा भी देखा गया, और शरह अमवात ये हैं कि 24 घंटों में 48 अफराद जो हैं वो मौत से हमकिनार हो चुके हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा कंटेजियस है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन अभी भी कंपेयर टू डेल्टा स्ट्रेन इसकी जो शरह बात कम है। लेकिन होगा ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जाएंगे, तो उसमें फिर जो वायरस की जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं बूढ़े लोगों में ख़ास तौर पे वो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि इवन अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, वहाँ शरह अमवात काफ़ी बढ़ गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो ये इसमें सबसे अहम बात यही है समझने की कि हमें अपने गार्ड्स को लूज़ नहीं करना चाहिए। हमें जो बेसिक तिब्बी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इवन दो कि पब्लिक अब तंग आ चुकी है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है कि लोग बिल्कुल थक चुके हैं कोरोना को डील करते करते। लेकिन अभी भी हमें अपने गार्ड्स को लूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे मैं समझता हूँ आज की बात की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें रैपिडली जितनी जल्दी मुमकिन हो पहली, दूसरी और फिर उसके 4 से 6 महीने के बाद तीसरी बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि डेटा बड़ा क्लियर है कि जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन करवाई वो महफूज रहे, उनको जो बीमारी भी हुई तो बहुत माइल्ड सी बीमारी हुई। और इसमें जो एक और बड़ी अहम बात मैं समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेहरबानी हो रही है हमारे ऊपर कि वायरस की एक ऐसी स्ट्रेन पैदा की जो कि फैल तो रही है तेज़ी से लेकिन लोगों को मार नहीं रही है। तो शायद इसी बहाने कोई एक
हम एक नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें, जो मैस स्केल पे एक नेचुरल किस्म की वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन हम अपने गार्ड्स को लूज़ नहीं कर सकते। सबसे अहम बात आज की है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ओमिक्रॉन की ज़ैली किस्म भी सामने आ चुकी है, BA.2, इसके फैलाव को कितना ख़तरनाक देखते हैं ओमिक्रॉन BA के मुकाबले में? और ये जो BA.2 है ज़ैली किस्म, डेल्टा, अल्फ़ा और ओमिक्रॉन BA, इसके दरमियान क्या फ़र्क है और कितनी ख़तरनाक है इनके मुकाबले में? देखिए, ये अभी चूँकि बहुत अर्ली इन द फेज़ है ये चीज़ें, और ये जैसे जैसे अभी रिसर्च बढ़ती जाएगी मल्टीपल सब वेरिएंट्स इनके नज़र आने लगेंगे, लेकिन जनरली स्पीकिंग अभी भी ये इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कि एक्चुअल डेल्टा थी। तो हमें इसका जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि कोविड एट द एंड ऑफ द डे इज़ कोविड। अगर आप कोविड से नहीं मरेंगे तो कोविड के रिलेटेड, और ख़ासतौर पर ये पॉपुलेशन जो ये ख़ासतौर पर ये मैसेज मैं ओल्डर पॉपुलेशन को देना चाहता हूँ कि एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से इम्यून सिस्टम का वीक होना ओल्डर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल बना देता है, ख़ासतौर पे नई वेरिएंट्स के ज़रिए। तो इसका इलाज वही है कि अब ओरल मेडिकेशंस भी आ रही हैं और दीगर चीज़ें भी काफ़ी सामने आ गई हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो मेन स्टे है हमारा प्रिवेंशन का, और जो हिफाजती इक़दामात हैं चाहे हमें पसंद आए या ना आए, अभी भी हमें वही मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग करना, उस पर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन की भी ज़ैली किस्म आ गई। हमने देखा कि वक्तन व वक्तन पहली लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, 5वीं तक पहुंच गई, और इसी तरह फिर वैक्सीनेशन का अमल भी हुआ। दुनिया में लोग वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं, बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। लेकिन ये फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद के ऊपर जो नई नई किस्में आ रही हैं, इनके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं और इनका आगे उनसे फैलाव किस हद तक है? क्योंकि जो वैक्सीन नहीं करवा रहे वो तो जाहिर बात है इनका शिकार होंगे, लेकिन जो वैक्सीन करा रहे हैं वो भी दोबारा से शिकार हो रहे हैं। हो तो रहे हैं, लेकिन अभी भी डेटा ये बता रहा है कि उनकी बीमारी जो है वो इतनी सिवियर नहीं है, और उनमें भी जो डेथ रेट है वो कंपेयर टू अदर पीपल, अभी भी जैसे अभी आपने कहा ना कि लास्ट 24 घंटे में 48 अमवात हो गई, तो ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को जितनी जल्दी वैक्सीनेट करवा सकें उसको वैक्सीनेट करवा लें, और साथ में बूस्टर लगवा दें। आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ जो कि अभी थोड़ी सी प्रीमेच्योर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे अवाम उसको पता हो ये बात, और वो ये है कि साउथ अफ्रीका में एक नई स्ट्रेन दरियाफ्त हुई है जो कि मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स एक बीमारी थी, उससे मिलता जुलता वो वायरस है वो कोरोना की ही एक सब टाइप। और उसकी जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि वो अगर फैलेगा तो उसमें 3 में से 1 आदमी की डेथ होगी। एक हाईली कंटेजियस, और उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, और वो बैट्स में अभी पाया गया है, और साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि उस वायरस में सिर्फ एक म्यूटेशन का होना बाकी है कि वो इंसानों में फैल सकता है। तो ये मैं कोई डराना नहीं चाहता या मैं कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहता, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी हम कोरोना को बिल्कुल लाइटली ना लें, खुदा ना खास्ता अगर उस वेरिएंट का कोई एपिडेमिक फैलता है या पेंडेमिक फैलता है जिसकी कि मोर्टेलिटी 1 in 3 है, 33% है, तो फिर तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो बैक टू बेसिक्स आते हैं कि हमारे पास अभी भी जो बेस्ट वेपन है वो वैक्सीनेशन का है, और दूसरा जो बेस्ट जो वेपन है वो एहतियाती तदाबीर का है। तो हमें अल्लाह ताला से पनाह भी मांगनी चाहिए और उस दुआ भी करनी चाहिए कि किस कदर पूरी इंसानियत सारी अपनी तरक्कियों के बावजूद अल्लाह ताला के आगे उसने घुटने टेक दिए। तो हमें और ये भी मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी देखता हूँ मैं ओमिक्रॉन की शक्ल में कि एक वायरस जो बहुत तेज़ी से लग रहा है लेकिन वो इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार नहीं कर रहा, और ये भी मुमकिन है कि जब ये 80-90% लोगों को हो जाए, जो कि ये होगा एक्चुअली, कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये शायद इसको हम रोक सकें किसी तरह से, तो शायद ये एक तरीका ऐसा हो जिससे कि पूरी कौम में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन टिल दैट टाइम हमारा जो मेन स्टे है वो वैक्सीनेशन पे है और प्रिवेंटिव मेजर्स पे। अच्छा सर, ये टेस्टिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा कि अब आवाम को कोरोना टेस्ट खुद करने की इजाज़त भी मिल गई है, तो होम टेस्टिंग की अफादियत को किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई से सही मानों में इसकी टेस्टिंग
टेस्टिंग से पता चल सकता है, आप घर में खुद ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपको वाकई कोरोना है? क्योंकि अमूमी तौर पे होता ही है कि लोग खुद ही टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके नताइज वैसे सही हों भी या ना भी हों, लेकिन वो खुद से ज़हनी तौर पर एज्यूम कर लेते हैं। राइट देखें, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप होम टेस्टिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको अस्पताल जाके या 4-5 हज़ार रुपये नहीं देना पड़ेगी। होम टेस्ट की किट्स हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी चीप। दूसरा ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हुआ है तो मुझे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। ये मेरी अखलाकी, कौमी, प्रोफेशनल और इवन दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बाइस कोई दूसरा तकलीफ में ना जाए। तो इस पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ टेस्टिंग का, वो यही है कि जिन जिन लोगों को लगे कि उनको हो रहा है वो सेल्फ टेस्ट करें। लेकिन सर चंद टेस्ट तो ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल अमले की ज़रूरत होती है, तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत होती है, जैसे आप कह लें रैपिड PCR टेस्टिंग वगैरह। राइट वो तो है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट कहलाते हैं और इनको डेवलप करने का बेसिक थीम ये है कि इसमें एक रीएजेंट लगा होता है और अगर वहाँ पे उसको वो वायरस के ज़र्रात मिलते हैं तो रीएजेंट का कलर चेंज हो जाता है, तो वो उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इनकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बड़ी हद तक एक सॉर्ट ऑफ गाइडेंस आपको दे देते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि अगर मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है तो मैं पहले स्टेप के तौर पे ये टेस्ट कर लेता हूँ, और अगर फिर मुझे यकीन ना हो या मुझे लगे कि मेरे सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, हालांकि टेस्ट नेगेटिव था, तो मुझे जाके फिर PCR करना चाहिए। अच्छा सर, आपने नज़ला ज़ुकाम की बात की, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त कम रह गया है, मैं शॉर्ट से कोई आंसर भी आपसे लेना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो लोगों को होता है वो नज़ला ज़ुकाम और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होता है, वो कोरोना नहीं होता। तो किस तरीके से फ़र्क किया जा सकता है कि ये नज़ला ज़ुकाम है या ये कोरोना है? कोई तरीका नहीं है। देखिए इनकी सिम्टम्स बड़ी सिमिलर हैं, तो वाही तरीका उसको टेस्ट करने का यही है कि हम या तो ये रैपिड एंटीजन करें या जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है या PCR करवाएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हर आदमी जिसको नज़ला ज़ुकाम बुखार चल रहा है वो अपने आप को प्रिज्यूम करे कि मुझे कोरोना है, अगर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहता, और अपने आप को आइसोलेट करे ताकि वो दूसरों को मुतासिर ना कर सके। ये सबसे बेस्ट हिकमत अमली है इस पॉइंट इन टाइम पे जिस पर दुनिया भर में अमल किया जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ रहे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को अपनाने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर जिसको लगता है कि उससे कोरोना है तो वो इखलाकी तौर पर ही अपने आप को आइसोलेट करे और दूसरों को इस बीमारी से बचाने के जितने भी इक़दाम हैं उसे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है और इसी कुलिये पर हमें अमल भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।